जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि फीनिक्स क्लाउड पवेलियन किस तरह की जगह है। तो मेरी पत्नी ने वाकई वहां जाने की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ अपनी शादी पूरी नहीं की है। जिया हाओ उसके विचारों की धारा को समझ सकती थी। आखिरकार वह ऐसी पत्नी के रूप में लेबल नहीं होना चाहती जिसने अपने पति को महिलाओं के शारीरिक सुख से वंचित किया। हालांकि वह अपना शरीर जिया हाओ को देने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए वह केवल यही कर सकती थी कि जिया हाओ को फीनिक्स क्लाउड पवेलियन जाने की अनुमति दे। अच्छा, क्या हमारे घर से कोई और भी जाता है? जिया हाओ ने धीमी आवाज में पूछा। सप्ताहांत में कई बुजुर्ग जाते हैं। बूढ़े यांग ने भी इसी तरह की धीमी आवाज में उत्तर दिया। ससुर के बारे में क्या? वह बूढ़े यांग ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे ऐसी जगह क्यों जाना चाहिए? सच में? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई और बूढ़े यांग को संदेह से देखा। अच्छा, बूढ़े यांग ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, 1 साल पहले पैट्रियार्क फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में चले गए थे। फिर उसके बाद मैडम ली, मुझे कुछ खास नहीं पता। बूढ़ा यांग कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पैट्रियार्क के लिए 6 महीने तक सब कुछ प्रतिबंधित हो गया। अब अगर कोई फीनिक्स क्लाउड पवेलियन का नाम लेता है तो पैट्रियार्क उसे पीट देगा। अरे, क्या मेरी सास इतनी क्रूर है? जिया हाओ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसकी पत्नी वास्तव में घर पर उसका अभिशाप बन जाती है। तुम क्यों पूछ रहे हो, यंग लॉर्ड? बूढ़े यांग ने जिया हाओ को संदिग्ध निगाहों से देखा। क्या? मैं बस कुछ जानकारी जुटा रहा हूँ, बस इतना ही। जिया हाओ ने कंधे उचकाए और वह मुड़ा और चला गया। हाँ, जवान होना अच्छा है। बूढ़े यांग ने उसे जाते हुए देखकर आहें भरी। तय परिवार की हवेली से बाहर निकलते समय जिया हाओ के दिमाग में कई संभावनाएं घूम रही थी। अच्छा, अब मैं मिट्टी के अंक के चरण पर पहुंच गया हूँ, मैं आसानी से शहर की ओर दौड़ सकता हूँ। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया और गहरी सांस ली और जॉगिंग शुरू कर दी। 15 मिनट में वह ज्यादा पसीना बहाए बिना नहाए शहर की सड़कों पर पहुंच गया। अपने शरीर को देखते हुए जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मेरी शारीरिक स्थिति में वाकई बहुत सुधार हुआ है। जिया हाओ ने सड़कों पर टहलते हुए चहल पहल भरे बाजार को देखा। हालांकि अनजाने में वह सुगंधित दवा की दुकान के पास आ गया। उफ, वह शापित जानवर, कितना बुरा दिन था। हे ओल्ड हे, तुम्हें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह सिर्फ एक मामूली चोट है। अन्यथा सुगंधित दवा की दुकान का काला मरहम तुम्हारी मदद नहीं करता। जिया हाओ ने एक घायल शिकारी को दूसरे के सहारे चलते देखा। हालांकि घायल शिकारी को देखकर जिया हाओ के दिमाग में हलचल मच गई और उसने एक बात सोची। रुको, अगर वह मूनलाइट रेपिस्ट गंभीर रूप से घायल होता तो वह खुद को ठीक करने के लिए दवा की तलाश करता, नहीं। लेकिन दूसरी ओर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह सीधे प्रकट हो सके, क्योंकि सिटी गार्ड ने हर जगह जासूस लगा रखे हैं। एक ऐसी जगह जो संदेह से बाहर हो और आसानी से उपलब्ध दवा। नहीं, वह एक भी दवा की दुकान पर निर्भर नहीं होता। अचानक जिया हाओ को लगा कि जब वह ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा था तो उसका दिमाग बहुत साफ था। उसने महसूस किया कि अर्थन ऑर्गन स्टेज के बाद उसका दिमाग भी ऊर्जा के प्रवाह से प्रभावित था, जिससे उसके सभी न्यूरॉन्स अति सक्रिय हो गए थे। हालांकि उसे अपनी दृष्टि में बहुत सुधार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास पहले से ही ऋषि की दिव्य आंखें थीं, लेकिन उसकी अन्य इंद्रियां और भी अधिक तेज हो गई थीं। खासकर जब झू वुया ने उस पर हमला किया तो जिया हाओ के दिमाग ने सब कुछ इतनी तेजी से संसाधित किया कि उसे उसका हमला बहुत धीमा लगा। इस बीच उसने पहले ही तय कर लिया था कि पलटवार करने के लिए कौन सी चाल चलनी है और उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दी। उसके बाद उसके ऋषि की दिव्य आंखों ने एक कमजोर जगह ढूंढ ली और जिया हाओ ने एक घातक प्रहार किया। मैं वास्तव में उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन घबराहट में मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह बूढ़ा हो गया है, इसलिए। अच्छा, वह मर गया तो कौन परवाह करता है? उस बारे में सोचते हुए जिया हाओ सुगंधित दवा की दुकान पर चला गया। जब फार्मासिस्ट मो ने सुना कि जिया हाओ दुकान पर आया है तो वह व्यक्तिगत रूप से उसका अभिवादन करने के लिए चला गया। आह, यंग मास्टर जिया, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। एल्डर मो, विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कुछ पूछताछ करने आया हूँ। जिया हाओ उसके सामने बैठी थी और वह बोल रहा था। क्या बात है, यंग मास्टर जिया? मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा।
फार्मासिस्ट मो ने सिर हिलाया। क्या आपने मूनलाइट रेपिस्ट के घायल होने के बारे में सुना है और शायद वह नानहाई शहर में कहीं रह रहा है? मैंने सुना है। सिटी गार्ड्स ने सभी दवा दुकानों को सूचित किया है कि दुर्लभ दवाओं की किसी भी चोरी के मामले में सतर्क रहें। फार्मासिस्ट मो ने सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, उसके दाहिने हाथ में चोट लगी है और साथ ही उसके दांतियन में भी। इसलिए उसे इस समय कुछ विशेष और पुरानी औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि एक संभावना ये भी है कि वह पहले ही शहर से भाग गया हो, अन्यथा सिटी गार्ड्स ने उसे अब तक पकड़ लिया होता। फार्मासिस्ट मो की बात सुनकर जिया हाउ ने स्थिति को और भी बेहतर तरीके से समझा। लेकिन वह घायल है न? वह बिना किसी संदेह के बाहर कैसे जा सकता था? ये भी सच है। जिया हाउ को अचानक कुछ सूझा। तो मान लीजिए कि वह घर पर ही खुद को ठीक करना चाहता है। उसे किस तरह की दवाओं की आवश्यकता होगी? परीक्षा के लिए पी 200 साल पुराना ब्लड लिंगजी, 1 सदी पुराना स्पॉटेड कोंडोप्सिस रूट, 1 सदी पुराना एजोल लाइट फ्लावर और फार्मासिस्ट मो ने एक सूची दी। और उसके बाद उनमें से छोटे हिस्से लें और बाहर लगाने के लिए कुछ मरहम और पीने के लिए एक सूप तैयार करें। ये जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ और महंगी हैं और हमारे स्टोर में केवल कुछ ही हैं। और अगर वह उन सभी को ले भी लेता है तो उसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। तो क्या मैं देख सकता हूं कि इनमें से कोई जड़ी बूटी 15 दिनों से ज्यादा बिकी है या नहीं? जिया हाउ ने पूछा। फार्मासिस्ट मो ने खाता बही के साथ रिसेप्शनिस्ट को बुलाते हुए सिर हिलाया। निश्चित रूप से किसी ने 10,000 से ज्यादा टेल सोना चुकाया और 1 सदी पुरानी स्पॉटेड कोंडोप्सिस रूट खरीदी। और पिछले महीने इसे 2 बार बेचा गया। एक हमारे नियमित ग्राहक श्री निंग से था। वह एक व्यापारी है और पिछले साल से हर 2 महीने में एक बार जड़ खरीदता आ रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। दूसरी वाली के लिए वह महंगे गहने पहने एक महिला थी। उसने कहा कि यह उसके लिए था। बच्चे, मुझे लगता है। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो सब्जियों और मांस की टोकरी पकड़े हुए थी। ये सुनते ही जिया हाउ की आंखें सिकुड़ गईं। यह उस सिद्धांत से मेल खाता था जो उसने पहले सोचा था। छिपाना। महिला का विवरण जानने के बाद जिया हाउ ने सिर हिलाया और भागते हुए पीछे मुड़ा। दुर्लभ जड़ी बूटियों वाली 3 मुख्य औषधीय दुकानें हैं। सुगंधित औषधि मंडप को छोड़कर बैंगनी पाइन स्टोर और जयान औषधीय मंडप होना चाहिए। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह महिला अन्य सामग्रियों के साथ इन जगहों पर गई होगी। एक एक करके जांच करते हुए और रिसेप्शनिस्ट और अकाउंटेंट को कुछ 100 टन सोना रिश्वत देते हुए जिया हाउ को वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। और देखो, ये वही अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने 200 साल पुराने ब्लड लिंगजी और एजोल लाइट फ्लावर खरीदे थे। वो कमीना, वह यहाँ है। जिया हाउ के दिमाग में तेजी से विचार आने लगे और उसने नानहाई शहर का नक्शा बना लिया। अब आखिरी सवाल, वह कहाँ छिपा है? जब वह 3 औषधीय दुकानों के आसपास टहल रहा था तो जिया हाउ ने अपने आसपास के शहर के दृश्य का मानसिक नक्शा पहले ही बना लिया था। उसे एहसास हुआ कि मूनलाइट रेपिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास साहस और कौशल है। चूंकि उसे अपनी भेस बदलने की क्षमता पर भरोसा है, इसलिए वह अभी सड़कों पर घूम रहा होगा। ये शहर के गार्डों का भी मजाक है जो अभी तक उसके भेस को नहीं देख पाए हैं। उसे बहुत गर्व होगा जब उसे पता चलेगा कि कोई भी उसके भेस को नहीं देख सकता। लेकिन बात यह है, वह कहाँ रह रहा है? अगर मैं अपराधी होता और घायल होता लेकिन पकड़े जाने से नहीं डरता, तो मैं शहर की मुख्य सड़कों के पास रहता, जहां मुझे आसानी से भोजन और दवा मिल जाती। मुझे लगता है कि दवा की पहली खरीद घटना के 2 दिन बाद ही हुई थी और यह जयान मेडिसिनल पवेलियन था। इसका मतलब है कि वह इसके आसपास ही रहता होगा। जिया हाउ ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि वह उस अपराधी के रहने के क्षेत्र को कम कर रहा था। 1 सेकंड की देरी किए बिना जिया हाउ मुड़ा और जयान मेडिसिनल पवेलियन की ओर भागा। एक ऐसी जगह जो संदेह से बाहर होनी चाहिए। जांच के बाद भी क्या यह एक सराय है? मेरा मतलब है, वह खुद को छिपा सकता है। नहीं, एक अधेड़ उम्र की महिला अकेले सराय में जाकर थोड़ी अफवाह फैला सकती है। फिर एक छोटे से रहने के आंगन के बारे में क्या? आखिरकार उसके पास पर्याप्त पैसा है। कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए जिया हाउ ने कुछ आवासीय क्षेत्रों को चिन्हित किया और उन्हें एक एक करके जांचा। जांच करते समय जिया हाउ ने अपने ऋषि की दिव्य आंखों और इच्छा के बीज दोनों को सक्रिय रखा। उसने इच्छा के बीज को रडार के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि मूनलाइट रेपिस्ट कौन था?
एक कुख्यात अपराधी जिसने इतने सारे जघन्य अपराध किए। दूर से देखने पर भी जिया हाओ अपने आसपास काली नकारात्मक भावनाओं के उभार को एक प्रकाशस्तंभ की तरह महसूस कर सकता था। और अगर वह भाग्यशाली रहा तो ऋषि की दिव्य आंखें उसकी जानकारी प्रकट कर सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे पहले उसे ढूंढना होगा। जब वह सड़कों से गुजर रहा था तो जिया हाओ को अचानक एक छोटे से घर से काली आभा की एक झलक महसूस हुई। वह पहले वहां नहीं गया और आराम से एक पड़ोसी के पास चला गया। वह घर, जिया हाओ का सवाल सुनकर एक आदमी बोला, लगभग 1 महीने पहले ये खाली था, मुझे लगता है। लेकिन अब केवल एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी और उसकी पत्नी वहां रह रहे हैं। मैंने पति को केवल एक बार देखा, लेकिन उसकी पत्नी कुछ दिनों में एक बार किराने का सामान और दवाइयां लेने बाहर जाती है। बिंगो, जिया हाओ ने घर की ओर देखने से पहले उस आदमी को धन्यवाद दिया। 1 सेकंड की देरी किए बिना वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उसे खोलने में काफी समय लगाया। जिया हाओ को डूबी आंखों से देखते हुए उसने एक वास्तविक स्त्री स्वर में पूछा, हाँ, तुम कौन हो? मुझे लगा कि मिस्टर यान यहीं रहते हैं। जिया हाओ ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर यान यहाँ कहाँ रहते हैं? सॉरी, मुझे नहीं पता। उसने अपना सिर हिलाया और पलटी। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। जिया हाओ मुस्कुराया और पलटा और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। हालांकि उसे वह जानकारी पहले ही मिल गई थी जो वह चाहता था। नाम, होन चाओ, उम्र 46, टिप्पणी, गहन जागृति क्षेत्र के मध्य चरण में, डाक विशेषता क्यूई के अधिकारी, कुख्यात मूनलाइट बलात्कारी। हाल ही में भविष्य की बात, 7 दिनों के बाद गंभीर चोटें ठीक होने के बाद वह नानहाई शहर से निकल जाएगा, सिटी गार्ड की नाक के नीचे से सफलतापूर्वक भाग जाएगा। हाँ, क्या किस्मत है, ये कमीना यहीं छिपा है। जिया हाओ ने नाक सिकुड़ी। वह वास्तव में उसे यहीं पर दौड़कर मारना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। शांत हो जाओ, वह 7 दिनों तक यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक बेहतर योजना बनाकर उसे मार सकता हूँ। वह ये नहीं भूला था कि हान चाओ अभी भी एक मध्यचरण गहन जागृति क्षेत्र है, इसलिए जिया हाओ को सावधान रहने की जरूरत है। आखिरकार वह नहीं जानता कि हान चाओ वास्तव में कितना शक्तिशाली है, लेकिन अगर वह घायल है और हमले की उम्मीद नहीं कर रहा है तो शायद मैं उस पर घात लगा सकता हूँ। हालांकि जैसे ही यह विचार आया, जिया हाओ ने अपना सिर हिला दिया। उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। इसके अलावा उसके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। घर को आखिरी बार देखने के बाद जिया हाओ ने मुड़कर लापरवाही से छोड़ दिया। उसके जाने के कुछ समय बाद उस घर की खिड़की धीरे धीरे बंद हो गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई अधिकारी था, शायद मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ। हान चाओ ने मन ही मन सोचा, वह कमबख्त कमीना, काश मैं इस तरह घायल न होता। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उस कमीने की बीवी और बेटी को चोदूंगा। ... लेकिन फिर आधुनिक समय की फौजिंग इस युग के लिए बहुत उन्नत है। ये तो कहना ही क्या कि शक्तिशाली आंतरिक क्यूई और मार्शल आर्ट एक साधारण हथियार की भरपाई कर सकते हैं। मुझे कुछ याद आया। क्या कई परिवार के पास कुछ लोहार नहीं है जहां वे हथियार बनाते हैं? मुझे उनकी जांच करनी चाहिए। हालांकि उसकी जेब में 1 लाख टेल सोना था, लेकिन जिया हाओ इससे संतुष्ट नहीं हो सका। रेशमी वस्त्रों का एक नया बैच। न्यू परिवार के प्रसिद्ध रेशमी कपड़े यहाँ हैं। केवल 2000 टेल चांदी प्रतीची से शुरू, और यदि आप हमारा नया पीला रंग रेशम चुनना चाहते हैं तो इसकी कीमत 6000 टेल चांदी होगी। जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने हॉकिंग सुनी। कपड़ों की दुकान निश्चित रूप से चहल पहल से भरी हुई थी क्योंकि रेशमी कपड़ों की बहुत मांग है। जिया हाओ की नज़र में रंग की चमक और तीक्ष्णता अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि यह प्राचीन समय है इसलिए रंगीन रंग बहुत दुर्लभ और बनाने में जटिल हैं। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उन्हें रंग चार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ 4 रंग ही बिक रहे हैं, काला, सफ़ेद, लाल और वह हल्का पीला। उसे याद आया कि कैसे न्यू परिवार ने उसे और कई परिवार को तब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और उसे यकीन है कि वे सिटी मजिस्ट्रेट चयन के दौरान भी गड़बड़ करने वाले थे। न्यू परिवार, बेहतर होगा कि आप मुझे कोई भी ढीला सिरा खोजने का मौका न दे, वरना मैं आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वह पहले ही अपनी दोपहर को इधर उधर घूमने में बिता चुका था और सूरज आखिरकार ढल गया, जिससे शाम हो गई,
जिया हाओ आखिरकार एक गाड़ी में सवार हो गया। मुझे फीनिक्स क्लाउड पवेलियन ले चलो। स्वागत है, हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत है, युवा मास्टर। जिया हाओ के कुछ कहने से पहले ही मेकअप और पीले रंग की पोशाक पहने एक महिला ने उसे इमारत में खींच लिया। युवा मास्टर, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? महिला ने उत्साह से जिया हाओ को देखा। हे, सुंदर बहन बुद्धिमान है। मैं इस शहर में नई हूँ और मैंने फीनिक्स क्लाउड पवेलियन की प्रसिद्धि सुनी है, इसलिए मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाई। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। तो यंग मास्टर ने हमारे बारे में सही सुना। नानहाई शहर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हमारे फीनिक्स क्लाउड पवेलियन से मेल खा सके, महिला ने गर्व भरी आवाज में कहा। केवल कैपिटल सिटी का सुगंधित महल ही ऐसा कुछ है जो हमसे मुकाबला कर सकता है। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने लापरवाही से कुछ सोने के टैल निकाले और उन्हें महिला को दे दिया। तो सुंदर बहन, मुझे आशा है कि आप मुझे यहाँ का अच्छा दौरा कराएंगी। सोने के टैल को अपनी थैली में रखते हुए महिला की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने पहनावे और तौर तरीकों से अपनी कमियों को छिपाने में कामयाब रही। ऐसा लगता है कि वह पहली बार वेश्यालय जा रहा है। हे, बस उससे बात कर रहा था और उसने मुझे 5 टन सोना थमा दिया। यह मेरी 1 महीने की तनख्वाह है। छोटी मी उत्साहित हो गई। जैसा आप चाहें, यंग मास्टर, कृपया मेरे पीछे आएं। मेरा नाम लिटिल मी है और मैं आज शाम आपकी गाइड रहूंगी। जियो मी, जिया हाओ अचानक बोली। हाँ, यंग मास्टर। लिटिल मी ने जिया हाओ को ध्यान से देखा। ओह, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए अपनी हंसी की इच्छा को दबा लिया। उसे एक नज़र देखते हुए लिटिल मी मुड़ी और चली गई। फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी कमरे में एक नाटक चल रहा है जहां हमारी 4 खूबसूरत वेश्याएं एक गाना बनाओ। दक्षिणी हॉल में हमारे 6 फूलों में से एक मिस लुवान अपने अद्भुत पिपा कौशल का प्रदर्शन कर रही है। ऊपरी मंजिल बैठक और खाने के लिए है। हमारे फीनिक्स क्लाउड पवेलियन की राइस क्लाउड वाइन बहुत प्रसिद्ध है। यंग मास्टर को इसे भुने हुए मांस के साथ आजमाना चाहिए। अच्छा, तो मैं व्यक्तिगत आनंद सेवा कहाँ नियोजित कर सकता हूँ? जिया हाओ ने एक मनोरंजक आवाज में पूछा। हे, यंग मास्टर अधीर हो रहे हैं, क्या आप हैं? लिटिल मी ने हंसी उड़ाई। चूंकि यह आपका पहली बार है, इसलिए मुझे यहाँ वेश्याओं के मानक देने चाहिए। यहाँ 4 प्रकार की महिलाएं हैं। नौकरानियाँ, वेश्याएं, 6 फूल और 3 मोती। ओह, मुझे लगता है 3 मोती बस अछूत हैं। वे सिर्फ अपना हुनर बेचते हैं, अपना शरीर नहीं। जिया हाओ अचानक बोली। यंग मास्टर सच बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आधा। लिटिल मी मुस्कुराए। हर चीज की हमेशा एक कीमत होती है, यंग मास्टर। हालांकि हमारा फीनिक्स क्लाउड पवेलियन शाही परिवार के जियाओफांग डिवीजन जितना शक्तिशाली नहीं है। 6 फूल और 3 मोती नौकरानियों और वेश्याओं पर कई लाभ और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। केवल अगर वे आपकी योग्यता देखते हैं और सहमत होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उनके साथ एक रात बिता सकते हैं। लिटिल मी मुस्कुराए। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जिया हाओ ने उसके पीछे चलते हुए हंसते हुए कहा। तो अभी कुछ दिलचस्प हो रहा है। बेशक, आज मिस चू चेनलान 3 नाशपाती में सबसे छोटी तलवार नृत्य करने जा रही है। हालांकि आप उसके प्रदर्शन के लिए सीट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिया हाओ उत्सुक हो गई। यह एक कविता परीक्षण होगा। अगर आपकी कविता लेडी जू की नज़रों में आ गई, तो आपको उनका प्रदर्शन देखने की अनुमति दी जाएगी। जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सिर हिलाया। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, ये बहुत दिलचस्प लगता है। तो यंग मास्टर, क्या मैं आपको वहां तक ले जाऊं? बहुत बढ़िया। सिर हिलाते हुए जिया हाओ ने लिटिल मी का उत्साह से पीछा किया। हे, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। शुक्र है, मैंने अपने फ़ोन पर बहुत सारी कविताएं और दोहे डाउनलोड किए हैं। ऐसा नहीं था कि जिया हाओ कविता और दोहे नहीं सीख सकता था। हालांकि उसने आसान रास्ता चुना। जिया हाओ और लिटिल मी पहले ही हॉल में पहुंच चुके थे। वहां भीड़ से चहल पहल थी। जू चेनलान की एक झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग वहां थे। जिया हाओ ने लिटिल मी को और पैसे फेंके और वह हंसा। मेरे लिए एक अच्छी सीट की व्यवस्था करें जहां मैं आराम से कविता देख सकूं और लिख सकूं। जैसा आप चाहें, यंग मास्टर। लिटिल मी ने उसके पैसे लेते हुए चमकीली मुस्कान बिखेरी। हालांकि आप पैसे का इस्तेमाल जू चेनलान के तलवार नृत्य को देखने के लिए सीट खरीदने के लिए नहीं कर सकते,
लेकिन आपको प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पैसे देने होंगे। एक अच्छी टेबल पाकर जिया हाओ की नज़र हॉल में घूमी, कोनों में कुछ छिपी हुई आकृतियां देखी। बुरा नहीं है, फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में कुछ सुरक्षा और समर्थन है, अन्यथा यह अब तक इतना खड़ा नहीं रहता। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। यहाँ के लोगों में से ज्यादातर लोग शारीरिक मजबूती के दायरे में थे, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो गहन जागृति के दायरे में पहुंच गए थे, और उनमें से कुछ युवा दिखने वाले लोग भी थे, शायद विभिन्न कुलों के युवा कुलीन। टीएस्क, एक अमीर परिवार में पैदा होना आपके मार्शल पद को आसान बनाता है। आखिरकार 16 साल की उम्र से पहले गहन जागृति के दायरे तक पहुंचने के लिए संसाधनों की मात्रा कुछ ऐसी नहीं है जो आम लोग वहन कर सकें। हालांकि जिया हाओ का मानना था कि जब तक वह स्वर्णरहत वज्र शरीर कला और 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला का अभ्यास करता रहेगा, तब तक शक्तिशाली क्षेत्र तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। जब सभी शराब पी रहे थे और हंस रहे थे, तो वे बालकनी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अचानक 2 नौकरानियां प्रकट हुईं और उन्होंने ताली बजाकर भीड़ को चुप करा दिया। नानहाई शहर के सज्जनों, मेरी महिला आप सभी का अभिवादन करती है और इस बात की सराहना करती है कि आप आज शाम यहाँ आए, एक नौकरानी ने कहा। हालांकि आज मेरी महिला कुछ कविता सुनना चाहती है। जब तक आप उसे संतुष्ट करने में सक्षम हैं, तब तक आप उसका तलवार नृत्य देख पाएंगे। उन दोनों ने धीरे धीरे स्क्रॉल को खोला जिसे वे बालकनी से नीचे लटका रहे थे। स्क्रॉल पर पेंटिंग का अध्ययन करते समय हॉल और भी शांत हो गया। जिया हाओ पेंटिंग को देखते हुए अपने सामान्य शांत भाव के साथ बैठा रहा। उसे स्वीकार करना पड़ा, ये काफी सुंदर पेंटिंग थी। क्या शानदार पेंटिंग है, अद्भुत। ये पेंटिंग वास्तव में मेरी आत्मा को छू रही है। रंगों का इतना सुंदर मिश्रण, ऐसा नज़ारा। उस महिला को भी देखें, भले ही हम केवल उसकी पीठ देख सकते हैं, वह इतनी अलौकिक और सुंदर दिखती है। जिया हाओ की ऋषि की दिव्य आंखें खुल गईं जब उसने पेंटिंग पर नजर डाली। सामान्य लोगों के विपरीत उसने पेंटिंग का अध्ययन एक अलग दृष्टिकोण से किया। पेंटिंग की दुनिया के अंदर छिपे सबसे छोटे विवरण को भी नोटिस किया। ज़ेड हेयपिन की उदासी, ग्रैंड मास्टर बाई जियुए द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग। यहाँ उन्होंने सुंदर दुनिया और ग्रे तालाब को उस महिला के दिल को दर्शाने के लिए दर्शाया है जो अपने मनचाहे जीवन के लिए तरस रही है। अरे, ऋषि की दिव्य आंखें वास्तव में एक धोखा हैं। जिया हाओ ने पेंटिंग को देखते ही अपनी जीभ चिटकाई। बहुत से लोग पेंटिंग के दृश्यों में डूबे हुए हैं। आसमान में रंग बिरंगे बादल, घास और पेड़, बहता पानी और पास में एक छोटा सा गांव। फिर कुछ अन्य लोग उस महिला की सुंदरता में डूबे हुए थे जिसका चेहरा केवल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था क्योंकि वह दर्शकों की ओर पीठ करके खड़ी थी। हालांकि सही जगहों पर झुर्रियों वाली वह निर्दोष पीठ, तंग कपड़े जो मोटे पीछे की ओर रेखांकित थे और आंखों की वह छोटी लेकिन सुंदर झलक किसी भी आदमी को प्रशंसा करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। चूंकि वहाँ कई विद्वान और कुलीन लोग थे जिन्होंने जन्म से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने प्रासंगिक कविताएं लिखने के लिए अपने दिमाग को खपाना शुरू कर दिया। इस बीच जिया हाओ ने अपना फ़ोन खोला और अपने द्वारा सहेजे गए पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए ये चुनने की कोशिश की कि उसे कौन सी कविता चलानी चाहिए। जिया हाओ के हाथ में अजीबोगरीब डिवाइस देखकर लिटिल मी की जिज्ञासा जाग उठी। युवा मास्टर जिया, वह क्या है? ओह, ये आप कह सकते हैं कि यह एक नई तरह की मशाल है। जिया हाओ ने जवाब देते हुए एक पल सोचा, लेकिन फिर उसे आखिरकार एक उपयुक्त कविता मिल गई। सुंदर बहन, क्या तुम मेरे लिए कागज और स्याही की ब्रश ला सकती हो? जिया हाओ ने मुड़कर मुस्कुराया, जिससे लिटिल मी शर्मा गई। थोड़ा रुको, यंग मास्टर। लिटिल मी बाहर चली गई, लेकिन लिखने के औजारों के साथ जल्दी से वापस लौट आई। जिया हाओ ने एक गिलास निकाला और उसमें थोड़ी शराब डाली। बेशक उसने अपनी खुद की शराब का इस्तेमाल किया क्योंकि यूनलान महाद्वीप की शराब उसके लिए अच्छी नहीं थी। मम्मा, मुझे लिखने का मूड नहीं है। क्यों ना मैं कविता सुनाऊं और तुम इसे लिखो, सुंदर बहन। जिया हाओ मुस्कुराए। लिटिल मी इस नए युवा मास्टर से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। न केवल वह सुंदर था, बल्कि उसके बात करने का तरीका और पीने का तरीका भी वाकई शानदार था। रुको, वह क्या पी रहा है? इसकी महक अच्छी है। फिर भी वह गिलास, यह एक क्रिस्टल ग्लास है। लिटिल मी ने जब ये देखा तो वह घबरा गई। खैर, ये सच है कि कई रईस अपनी खुद की शराब रखते हैं, लेकिन क्रिस्टल के गिलास बहुत कीमती होते हैं क्योंकि उन्हें बनाना मुश्किल होता है। जिया हाओ जिस गिलास से पी रही थी, उसका तो जिक्र ही नहीं, वह साफ पानी की तरह पारदर्शी था।
जिया हाओ की इच्छा सुनकर लिटिल मी हैरान रह गई। एक वेश्या के रूप में उसे अपनी सुलेख प्रतिभा को निखारना था। हालांकि यह कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी लिखावट आम लोगों से बहुत अच्छी है। मैं कई परिवार में विवाह परीक्षा में जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी लिखावट बहुत बदसूरत है। जिया हाओ ने बोलना शुरू करते हुए मन ही मन सोचा। लिटिल मी जिया हाओ की कविता में डूब गई और उसने इसे जितनी जल्दी हो सके लिख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने इसे पूरा किया तो उसने जो लिखा था उसे पढ़कर उसके हाव भाव बदल गए। ये कविता, ये बहुत सुंदर है। एक पल के लिए लिटिल मी को जू चेनलान से जलन हुई। अगर जिया हाओ ने उसे यह कविता दी होती तो वह उस पर फिदा हो जाती। काश, स्वर्ग अन्याय है। लिटिल मी ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैंने ऐसी कविता कभी नहीं देखी, यंग मास्टर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रस्तुत करूं? आगे बढ़ो, देखते हैं कि उनमें से कितने इस परीक्षा में पास होने जा रहे हैं। जिया हाओ ने एक मनोरंजक चेहरे के साथ मुस्कुराया क्योंकि लिटिल मी ने उठकर कविता प्रस्तुत की। हो, भाई ली, मुझे विश्वास है कि आप चुने जाएंगे। ठीक है, भाई नियू, इसकी चिंता मत करो। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं आपको भी ले जाऊंगा। एक और युवक हंसा। इसे अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए एक उपहार के रूप में लें। मुझे पता है कि कई परिवार ने आपके साथ क्या किया। हाँ, लेकिन आपको इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। वे केवल अपनी बची हुई शक्ति का दिखावा कर रहे हैं। जल्द ही वे हमारे परिवार को नाराज करने का पछतावा करने जा रहे हैं। जिया हाओ की सुनने की शक्ति बढ़ गई थी क्योंकि वह उनकी हर बात सुन सकता था। अपनी ऋषि की दिव्य आंखों से उन्हें देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नाम नियू लुओ, आयु 23। टिप्पणी, नियू परिवार का पहला युवा मास्टर। क्रिम्सन क्यूई के साथ गहन जागृति क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। कामुक और आसानी से क्रोधित होने वाला। हाल के भविष्य के अंक 3 दिन बाद वह सिटी लॉर्ड के घर के वित्त लेखा परीक्षक की उपपत्नी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा जाएगा। नाम लेई किंझू, आयु 25। टिप्पणी, क्रिम्सन डैगर डोजो के चौथे बड़े युवा मास्टर। क्रिम्सन क्यूई के साथ गहन जागृति क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। चालाक और शातिर। हाल के भविष्य के अंक, कल सुबह के मध्य में वह वायलेट स्मोक ग्रास खरीदने के लिए उत्तरी ब्लॉक की अंधेरी गली में एक व्यापारी से मिलेगा। ये कमीना नियू परिवार से है। जिया हाओ का चेहरा तब कांप उठा जब उसने नियू लुओ को देखा। यह महसूस करते हुए कि उसने कविता भी प्रस्तुत की है, जिया हाओ के होंठ मुड़े हुए थे। हालांकि मुझे अपनी शक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं एक प्रारंभिक चरण के गहन जागृति क्षेत्र पर घात लगाता हूं तो मैं उसे नीचे गिरा सकता हूं। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। चलो, अगर बैल और गाय कविताएं लिखने लगे तो मुझे लगता है कि सूअर भी उड़ने लगेंगे। जिया हाओ की आवाज विशेष रूप से तेज थी क्योंकि सभी ने ये सुना था। अचानक नियू लुओ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे देखते हुए ये कह रही है। कमीने, तुमने क्या कहा? लेई किंझू और नियू लुओ ने जिया हाओ की ओर देखा जो आराम से बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने कहा, अगर बैल और गाय कविताएं लिखने लगे तो मुझे लगता है कि सूअर भी उड़ने लगेंगे। जिया हाओ ने शराब का एक घूंट लिया और अपना वाक्य दोहराया। बहुत से लोग उन्हें घूर रहे थे क्योंकि वे देख रहे थे। तुम्हें लगा कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। रुको, क्या वह कई परिवार का दामाद नहीं है? सच, यह उसके जैसा दिखता है। जिया हाओ, मुझे याद है, उसने कई परिवार की परीक्षा देने वाले सभी विद्वानों को चुनौती दी थी और उसने सही अंक प्राप्त किए। बेशक, यहाँ कई विद्वान और युवा कई परिवार के विवाह परीक्षण में भाग लेने गए थे। उनमें से अधिकांश ने जिया हाओ को देखा है जिसने दावा किया था कि सभी प्रश्न बहुत आसान हैं। वह वही था जिसने सबसे पहले अपना उत्तर प्रस्तुत किया था, और अगली बार जब उन्होंने उसे देखा तो वह कई इक्सू के साथ विवाह की शपथ ले रहा था। उसे देखकर कई पुरुष नाराज हो गए। लानत है, तुम्हें पहले से ही एक सुंदर पत्नी मिल गई है और तुम फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में रुकने की हिम्मत करते हो। जब उसने सुना कि जिया हाओ ही कई इक्सू से शादी करने वाला था तो नियू लुओ के हाव भाव बदल गए। हो, क्या वह कई परिवार का लिव इन दामाद नहीं है? जिया हाओ की ओर देखते हुए नियू लुओ ने नाक सिकुड़ी। नर्म चावल खाने में कैसा लगता है? ठीक है, मेरी पत्नी के हाथ से नर्म चावल खाना बहुत संतोषजनक है। दुर्भाग्य से ये समझाना बैल के सामने वीणा बजाने जैसा होगा। जिया हाओ ने सहजता से उत्तर दिया। उसके कुछ कहने से पहले
2 नौकरानियां हॉल में आ गईं और उन्होंने तालियां बजाईं। मेरी महिला ने पहले ही इस कविता परीक्षण की विजेता घोषित कर दी है। ये कहते हुए उन्होंने जिया हाओ की ओर एक विनम्र मुस्कान के साथ देखा। युवा मास्टर जिया, हमारी महिला ने आपको अपने बॉडियर में आमंत्रित किया है। चीनी में न्यू इक्वल्स बेल। तो इस तरह जिया हाओ शब्दों के खेल का उपयोग करके नियू लुओ का मजाक उड़ा रही है। अचानक जिया हाओ का नाम सुनते ही भीड़ चुप हो गई। क्या जिया हाओ ने लेडी जू की परीक्षा पास कर ली? क्या बकवास है, ये कैसे संभव है? जिया हाओ ने हल्के से हंसते हुए अपना वाइन ग्लास पकड़ा और एक इत्मीनान से मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। ओह, मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। कितना मजेदार है। बहन मी, कृपया मुझे वहां ले चलो। उसने जानबूझकर नियू लुओ और लेई किंझू की ओर देखते हुए मुस्कुराया। नियू चाओ की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने उस आत्मसंतुष्ट मुस्कान को देखा जिससे उसका खून जल उठा। अपने दांत पीसते हुए वह विश्वास नहीं कर सका कि जिया हाओ ने परीक्षा पास कर ली है और वह और लेई किंझू नहीं। यह अनुचित है, नियू लुओ ने चिल्लाते हुए वाइन जार को फर्श पर पटक दिया। ये कैसे संभव है? कुछ गड़बड़ चल रही है। वह बस एक अनजान बदमाश है। वह कैसे चयनित हो सकता है और हम में से कोई नहीं? भाई नियू, शांत हो जाओ, लेई किंझू ने हल्की आवाज में कहा। हालांकि वह भी अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि चूंकि यंग मास्टर जिया इतने प्रतिभाशाली हैं, इसलिए उनकी कविता को बाकी सभी को दिखाना हानिकारक नहीं होगा, है न? आइए हम इस मुकदमे के विजेता की कविता की प्रशंसा करें, है न? जू चेनलान की नौकरानियां एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराईं। लेडी जू जानती थी कि यहाँ के सज्जन लोग चिंताएं बढ़ाएंगे, इसलिए उसने हमें यहाँ यंग लॉर्ड जिया की कविता सुनाने की अनुमति दी। आगे बढ़ो और इसे पढ़ो, यह मुझे परेशान नहीं करेगा। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। नौकरानी ने जिया हाओ की कविता पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई इसे सुनने के लिए उत्सुक था। चमेली और कस्तूरी के मंद प्रकाश वाले कक्षों में, जहाँ रेशम से लदी सुंदरियां फुसफुसाती शाम में झूमती हैं, उनकी हंसी पर्दे में बंधी हुई है, उनकी आंखें चांदनी की धाराओं की तरह हैं। वेश्यालय रहस्यों से भरे हुए हैं, रेशमी सपनों में बुने हुए हैं। वह रेशम में एक नाजुक लौ की तरह घूमती है। उसके रंगे हुए होंठ सांत्वना के लिए एक लाल रंग की दलील हैं। लालटेन की चमक के नीचे वह अपनी कहानी बुनती है, प्यार के लिए तड़पती हुई, फिर भी भाग्य के क्रूर प्याले से बंधी हुई। रेशमी चादरों के बीच शराब की तरह कबूलना में बहते हैं खोई हुई मासूमियत, चुराए हुई नजरों और टूटी हुई प्रतिज्ञाओं के। चमेली की खुशबू उसकी त्वचा से चिपकी हुई है, एक याद। जैसे संरक्षक उसकी रंगी हुई भौहों में सांत्वना तलाशते हैं। दिए गए हर चुंबन के लिए एक सिक्का हाथ बदलता है और हंसी के पीछे छायाएं नाचती हैं। वेश्या का दिल एक नाजुक चीनी मिट्टी का फूलदान, हर फुसफुसाए गए वादे, हर चुराए गए मौके के साथ टूट जाता है। भोर में जब लालटेन धूसर हो जाती हैं, वेश्या उदासीनता का मुखौटा पहनती है। आईने में उसका प्रतिबिंब एक खंडित मोज़ेक। प्यार का भ्रम टूट गया, केवल अवशेष छोड़ गया। जब उन्होंने कविता सुनी तो हॉल रात की तरह शांत हो गया। ये पेंटिंग में महिला की सुंदरता की प्रशंसा करने या दुनिया की सुंदरता को देखने के बारे में नहीं था। ये वेश्या की दुख भरी मुस्कान है। एक बार एक उच्च और कुलीन लड़की ऐसी स्थिति में गिर गई थी। वास्तव में पेंटिंग बिल्कुल भी आनंददायक नहीं थी। जिया हाओ ने शराब का आखिरी घूंट लेते हुए आह भरी। ग्रे तालाब सुंदर आकाश के विपरीत था। जैसे ही महिला ने इसे देखा, उसने आकाश को सपनों की तरह देखा, फिर भी वास्तविकता तालाब में प्रतिबिंबित हो रही थी। वह ग्रामीणों की तरह एक साधारण और आम जीवन जीने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। फिर भी सोने और जैद से सजी वह एक महंगी गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं है। जब सभी ने जिया हाओ की पेंटिंग की समीक्षा सुनी तो वे आश्चर्य में डूब गए। पेंटिंग को वापस देखते हुए वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि जिया हाओ सही थी। लेई किंझू दंग रह गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। इससे पहले उसने पहले ही हंगामा मचाने का मन बना लिया था। हालांकि जिया हाओ की कविता सुनकर उसे लगा कि उसकी कविता में खामियां निकालना लगभग असंभव है। इस बीच नियू लुओ का चेहरा लाल और बैंगनी रंग के बीच बदलता रहा। वह निराश था क्योंकि कविता बहुत अच्छी थी और क्रोधित था क्योंकि जिया हाओ ने उसे ताना मारा था। फिर भी वह अब जू चेनलान से मिलने जा रहा था। हालांकि जिया हाओ परेशान नहीं था क्योंकि वह लिटिल मी का पीछा कर रहा था, प्रत्येक कदम अहंकार और अहंकार के साथ उठा रहा था। ये कमीना, मैं इसे हराने जा रहा हूँ।
नियु लुओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जिया हाओ को घूरने लगा। हालांकि ली किंजू ने अपनी बाहें पकड़ ली और अपना सिर हिला दिया। भाई नियु, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम अभी कहाँ हो? ये फीनिक्स क्लाउड पवेलियन है, तुम यहाँ हंगामा नहीं कर सकते। नियु लुओ को यह एहसास हुआ और उसने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि फीनिक्स क्लाउड पवेलियन को अपना समर्थन प्राप्त है। लेकिन मैं उस कमीने को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। नियु लुओ ने अपने दांत पीस लिए। और हाँ, उसने तुम्हारा अपमान भी किया है, भाई लेई। निश्चिंत रहो, भाई नियु, लेई किंजू ने ठंडी आवाज में कहा। उसे अपना पल जीने दो। एक बार जब वह फीनिक्स क्लाउड पवेलियन से बाहर आ जाएगा तो मेरे आदमी उसे पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। हे, जैसी कि उम्मीद थी भाई लेई, तुम होशियार हो। जिया हाओ इन सब बातों से बेखबर था क्योंकि वह लिटिल मी का पीछा कर रहा था। हालांकि इसे बॉर्डोर कहा जाता है, लेकिन यह एक हॉल की तरह है जहां 1 दर्जन लोग बैठकर प्रदर्शन देख सकते हैं। मुख्य बेडरूम हॉल के अंत में लगता है, जो एक शानदार लकड़ी के दरवाजे से सुरक्षित है। जैसे ही जिया हाओ लिटिल मी का पीछा करते हुए हॉल में पहुंचा, उसकी आंखें हैरान हो गईं क्योंकि उसने वहां 2 अन्य लोगों को देखा। एक नाजुक त्वचा वाला एक युवा व्यक्ति था, जिसकी आंखें एक स्पष्ट रत्न की तरह चमक रही थीं। वह बहुत सुंदर थी और थोड़ी स्ट्रैंग भी। जिया हाओ उसे देखकर खुश हो गया। उसके अलावा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जिसकी आभा विद्वानों जैसी थी। अपने ऋषि की दिव्य आंखों से उसे देखते हुए जिया हाओ थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह वास्तव में एक विद्वान और कवि था और इसके अलावा प्रसिद्ध भी था। जब उन्होंने देखा जिया हाओ ने हॉल में प्रवेश किया, अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या आप यंग मास्टर जिया हैं? मैंने आपकी कविता पढ़ी है और मुझे मानना होगा कि यह बहुत सुंदर है। पूरे ग्रेट यान में भी ऐसी कविता मिलना मुश्किल है। मिस्टर टोंग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरे जैसे एक मामूली युवक की तुलना ग्रेट यान के साहित्यिक दिग्गजों से कैसे की जा सकती है? जिया हाओ ने एक सीट पर बैठते हुए विनम्रता से मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगता है यंग मास्टर जिया मुझे जानते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप बता रहे हैं। मैं एक साधारण विद्वान हूँ जिसका जीवनकाल साधारण है। मिस्टर टोंग हल्के से मुस्कुराए। मैं यहाँ लेडी जू का तलवार नृत्य देखने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे कुछ जानकारी मिलेगी। जिया हाओ ने उस युवक से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि वह चुपचाप बैठा हुआ था और खुद के लिए शराब का एक और गिलास भर रहा था। उसकी हरकत ने युवक की आंखों को आकर्षित किया, जिससे उसका चेहरा उत्सुक और आश्चर्यचकित हो गया। जल्द ही पर्दे की मोती एक तरफ गिर गई और एक आकृति बाहर निकल गई। ये बेचारी लड़की अतिथि का अभिवादन करती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रदर्शन आपका मनोरंजन करेगा। क्रिस्टल ओब्सिडियन जैसी काली आंखें, गुलाबी लाल रंग से रंगे होंठ, हल्के भूरे रंग के बाल उसकी पीठ के पीछे झर रहे थे और उसके शरीर के चारों ओर बहुरंगी धाराओं की तरह बह रही शानदार पोशाक। उसकी पतली भुजाओं और बर्फ की तरह सफेद पैरों के साथ उसका सुडौल शरीर एक सुंदर मूर्ति की तरह था, जिसे पूरी तरह से गढ़ा गया था। उसके हाथों में एक तलवार सजी हुई थी, जिसके दुबले शरीर की रक्षा एक सुंदर म्यान कर रहा था। जिया हाओ जब पहली बार जू चेनलान को देखता था तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। हाँ, कोई बात नहीं, सुंदरियां हर जगह हैं, आधुनिक समय में या प्राचीन समय में। जिया हाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मिस्टर टोंग जियाओ, युग मास्टर जू यू और यंग लॉर्ड जिया हाओ, मैं इस विनम्र लड़की के निवास में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी जांच विधि ने आपको नाराज नहीं किया होगा। हाँ, ये ठीक है, लेडी जू। ऐसी चीजें ऐसी जगहों पर आम हैं। मुझे सालों पहले लेडी चा के लिए कविताएं लिखना भी याद है। अच्छे पुराने दिन, टोंग जियाओ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि मिस्टर टोंग नियमित आगंतुक हैं। मुझे आश्चर्य है कि वर्षों में कितनी वेश्याएं आप पर मोहित हुई होंगी। जिया हाओ हल्के से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं इनकार नहीं करूंगी, अफसोस, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। इसलिए मैं अपना बाकी दिन आराम से बिताऊंगा। जिया हाओ ने टोंग जियाओ को देखा और महसूस किया कि वह भी शरीर को मजबूत बनाने वाले क्षेत्र के 9वें चरण में फंस गया था। इस बीच जू यू पहले से ही गहन जागृति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर है। बहन जू, मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में भूल गई हैं। हम जू यू ने जू चेनलान को देखा और हंसी। मैं कैसे भूल सकता हूँ, तीसरे युवा मास्टर जू चेनलान मुस्कुराए। अगर मैं भूल गया होता तो मैं आपको आमंत्रित नहीं करता। आमंत्रित करें? क्या इसका मतलब है कि उसने यहाँ आने के लिए कोई कविता नहीं लिखी? जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई।
मैं माफ़ी चाहता हूँ, युवा मास्टर जिया। लेकिन उनमें से 2 मेरे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए वे बिना किसी परीक्षण के यहाँ आ गए। जू चेनलान ने जिया हाओ की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। अगर इससे आपको ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, युवा मास्टर जिया। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने आह भरी। खैर, मुझे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं है। मिस जू निश्चिंत रह सकती हैं। ये कहते हुए जिया हाओ ने अपने ऋषि की दिव्य आंखों को सक्रिय किया और जू चेनलान की ओर देखा। नाम जू चेनलान, उम्र 23। टिप्पणी, एक बार जू परिवार की एक गौरवशाली बेटी अब एक मात्र वेश्या बन गई है। हालांकि इससे उसकी प्रतिभा कम नहीं हुई। एक शुद्ध नीली की हुई धारण करने वाली, वह एक कुशल है मार्शल आर्टिस्ट जो गहन जागृति क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया। हाल ही में भविष्य बिंदु 2 दिन बाद वह अपने दुश्मन द्वारा बल उल्लंघन और शादी के प्रस्ताव के कारण जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है। आयु, जिया हाओ भविष्य बिंदु को देखकर घबरा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी इच्छा के बीज को सक्रिय किया। जू चेनलान के दिल में झांका। दुख, शोक, घृणा और निराशा, सब कुछ तूफान के भावर की तरह था। उसके दिल में एक काले तूफान की तरह घूम रहा था। हालांकि वह बाहर से शांत और सुंदर दिख रही थी, लेकिन वह पहले से ही अपनी भावनाओं से कुचलने वाली थी। हालांकि उसने कहीं से भी आत्महत्या नहीं की। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके दुश्मन ने उस पर हमला किया था, जिसके कारण उसने जहर खा लिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आज शायद उसका आखिरी प्रदर्शन है? क्या बात है, यंग मास्टर जिया, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? जिया हाओ को होश आया जब उसने जू चेनलान की आवाज़ सुनी। कुछ नहीं, मिस जू, मैं बस आपका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। चूंकि यंग मास्टर जिया ने जोर दिया है, इसलिए यह विनम्र लड़की मान जाएगी। अचानक 4 युवतियों की 2 पंक्तियां, कुल 8 विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र लेकर कमरे में दाखिल हुईं। जिया हाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि हालांकि वे जू चेनलान की तुलना में फीकी दिख रही थीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक को अपने आप में नश्वर सौंदर्य माना जा सकता है। जू चेनलान को फूलों की 8 पंखुड़ियों की तरह घेरते हुए नौकरानियों ने धीरे धीरे संगीत बजाना शुरू कर दिया। जू चेनलान के शरीर के सुंदर ढंग से हिलने के साथ ही विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। उसकी लहराती पोशाक बहुरंगी चमक की तरह थी, जो उसकी चाल की सुंदरता के साथ थी। संगीत एक हर्षित स्वर के साथ शुरू होता है, जैसे कि कोई लड़की अपने बचपन का आनंद ले रही हो। जू चेनलान की आंखें बंद थीं और उसके होंठ मुड़े हुए थे, जो संतुष्टि की मुस्कान दे रहे थे। अचानक संगीत ने एक तीखा स्वर लिया, जिसमें जू चेनलान ने अपनी तलवार निकाली। ये चांदी की रोशनी की चमक की तरह था, जिससे जिया हाओ उसके सामने विस्मय में पड़ गई। तलवार का जेड हैंडल और चांदी का शरीर किंवदंती की एक कीमती तलवार की तरह लग रहा था, जो जू चेनलान के हाथों में शान से घूम रही थी। कभी तेज, कभी धीमी, कभी कोमल, कभी तीखी, उसकी तलवार अलग अलग धुनों के अनुसार अलग अलग रूप दिखाती थी। जिया हाओ ने आह भरी, क्योंकि वह जू चेनलान द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह अपनी कृपा से गिर गई, फिर भी उसने अपने भाग्य को नहीं छोड़ा। वह तब तक लड़ती रही जब तक उसके हाथ सुन्न नहीं हो गए, जब तक उसके पैर थकान से कांपने नहीं लगे। तलवार कांप रही थी, मानो वह उसके हाथ से गिरने वाली थी, फिर भी वह नहीं गिरी। वह अंत में शान से पोज देती है, अपनी तलवार से अपना चेहरा आंशिक रूप से छिपाती है। ऐसी कृपा, ऐसी भावनाएं, इसने वास्तव में हर दर्शक के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या भाग्य को वास्तव में नहीं बदला जा सकता है? टोंग जियाओ तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, अच्छा, इस बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा प्रदर्शन देखने जा रहा है। व्हाइट क्रेन के शिष्य से जैसी उम्मीद थी, आपने उसे निराश नहीं किया। जिया हाओ जू चेनलान के चेहरे पर सूक्ष्म परिवर्तन देख सकती थी, लेकिन एक पल में वह सामान्य हो गई। अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए उसने अपनी मुट्ठी बांधी और झुक गई। मुझे खुशी है कि एल्डर टोंग ने मेरे प्रदर्शन का इतना उच्च मूल्यांकन किया। हालांकि मुझे अभी भी उस मुकाम तक पहुंचने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है जहां मेरे गुरु पहुंचे थे। बहन जू, आप वास्तव में सुंदरता और प्रतिभा दोनों के साथ प्रतिभाशाली हैं। मैं वास्तव में आपको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं बस नहीं कर सकता। तीसरे युवा मास्टर जू, मुझे खुशी है कि आप इस गरीब लड़की की परवाह करते हैं। हालांकि यह महिला पहले से ही इस सुनहरे पिंजरे में बंद है, कभी बाहर जाने में असमर्थ है। हाँ, मुझे आशा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, लेडी जू, और आपकी सभी चिंताएं पानी में बुलबुले की तरह पिघल जाएंगी।
टोंग जियाओ अपनी चाय खत्म करते ही उठ गया। आज वाकई एक अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि मरने से पहले मैं एक और अच्छा काम कर लूंगा। जू यू और नौकरानियां जिया हाओ को देखती रहीं, क्योंकि वह बस अपनी आंखें बंद करके शराब पी रहा था। जू चेनलान ने भी जिया हाओ को थोड़ी देर देखा और फिर जू यू को देखा। तीसरे युवा मास्टर, कृपया एक पल रुकें, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक नौकरानी ने एक किताब निकाली जिसके पन्ने पहले से ही पीले हो चुके थे। जू यू की आंखें चमक उठी जब उसने उसे देखा। क्या ये लेडी व्हाइट क्रेन द्वारा लिखित 100 पक्षियों के नोट्स हैं? भाई जू बुद्धिमान है, लेकिन यह आपके लिए बहुत कीमती है। उसने आपको यह उपहार दिया होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। जू यू ने किताब पकड़ी और जू चेनलान को देखा। कृपया इसे रख लें, भाई जू। शायद भविष्य में इसे मेरे पास रखना बेकार हो जाएगा। जू चेनलान ने खिड़की के बाहर रात के आसमान को देखा और हल्के से मुस्कुराई। बहुत बढ़िया, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। जू यू ने सिर हिलाया। हालांकि पीछे मुड़ने से पहले वह जिया हाओ को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो इस समय चुप था। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पास सुंदरता की सराहना करने के लिए आंखें नहीं होती हैं। जू यू खुद को रोक नहीं सका और हल्के से थूक दिया। मैं सुंदरता की प्रशंसा करना जानता हूँ, भाई जू। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। जिया हाओ ने जू यू को देखा और एक मनोरंजक मुस्कान के साथ बोला। उसकी नज़र और मुस्कान ने जू यू को डरा दिया, जिससे उसने अपना चेहरा रगड़ा। क्या विकृत व्यक्ति है। एक जवान आदमी पर नज़र रखना, तुम्हें नरक में जाना चाहिए। सिस्टर जू, बेहतर होगा कि आप उसे यहाँ से बाहर निकाल दें। ये ठीक है, यंग मास्टर। मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड जिया मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। जू चेनलान मुस्कुराए। इसके अलावा बहुत देर हो चुकी है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना, सिस्टर जू। जिया हाओ पर नाक भान सिकोड़ते हुए जू यू ने मुड़कर जाना शुरू किया। कितना अमूर्त और रहस्यमय, जिया हाओ ने अपनी तर्जनी को कांच के किनारे से रगड़ते हुए कहा। जू चेनलान मुस्कुराए। वास्तव में कोई व्यक्ति स्वर्ग द्वारा हमारे लिए तय किए गए निर्णय के विरुद्ध कैसे जा सकता है? दूसरे नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नहीं कर सकती, लेडी जू। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। दुख, शोक, अपराधबोध, निराशा, ये सच है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अक्सर ऐसी चीजों का सामना करता है। हालांकि क्या इसका मतलब यह है कि किसी को अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए? शायद एक सम्मानजनक मौत मरना बेहतर है, बजाय इसके कि। जू चेनलान ने अपनी बात पूरी नहीं की। ठीक है, उस मामले में अभी क्यों नहीं, तुम अभी क्यों नहीं मर जाती? जिया हाओ ने जू चेनलान की ओर देखा। क्या इसलिए कि तुम्हारे दिल की गहराई में अभी भी उम्मीद की एक किरण है? एक ऐसी उम्मीद जो तुम्हें अपने हुनर को निखारने और हर दिन जीने की अनुमति देती है, भले ही वह तुम्हें बोझल क्यों न बना रही हो। अगर अभी भी उम्मीद है तो उसे क्यों नहीं मजबूती से थामे रहो? क्यों नहीं अंत तक लड़ते रहो, ये दिखाने के लिए कि कौन शक्तिशाली है? कौन है रहस्यमयी किस्मत या तुम्हारी इच्छा शक्ति? अचानक जू चेनलान चौंक गई जब उसने जिया हाओ को देखा, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए। पीछे मुड़कर वह अपने शयनकक्ष की ओर चली गई। यंग लॉर्ड को मेरे बेडरूम में ले आओ। हाँ, सिर्फ जिया हाओ ही नहीं, बल्कि नौकरानियों के हाव भाव भी बदल गए जब उन्होंने जू चेनलान की बात सुनी। क्या मुझे अपने शब्द दोहराने की जरूरत है? जू चेनलान ने बिना पीछे देखे फिर से बोलते हुए अपने कदम रोक दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेडी जू। नौकरानियां जिया हाओ के चारों ओर इकट्ठा होकर झुकीं। युवा स्वामी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हम तुम्हारे हाथ पैर धोएंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ अभी भी स्तब्ध था जब उसने नौकरानियों की आवाज सुनी। बिना किसी देरी के वे पानी का एक पीतल का कटोरा लेकर आई और जिया हाओ के पैरों के सामने रख दिया। धीरे धीरे उसके पैरों को गुलाब जल से धोया। उसके बाद उसके हाथ धोते हुए वे उठे और उसे बेडरूम में ले गए। युवा मास्टर, मुझे आशा है कि आपकी रात आनंदमय हो। सभी नौकरानियां मुस्कुराईं और झुकी और मुड़ी और चली गईं। अभी क्या हुआ, मुझे मत बताओ। जिया हाओ के दिमाग में कुछ अजीबोगरीब विचार थे, लेकिन उसे लगा कि वे बहुत दूर की कौड़ी हैं। फिर भी जैसे ही वह बेडरूम में दाखिल हुआ, मंदलाल कागज की लालटेन, फूलों और चंदन के तेल की खुशबू और जू चेनलान की पोशाक ने दूर की कौड़ी के सपनों को वास्तविकता में मिला दिया। युवा मास्टर जिया, क्या तुम अभी भी भ्रमित हो?
जू चेनलान की मुस्कान प्रकाश और अंधेरे में विलीन हो गई और बहुत आकर्षक लग रही थी। आह, शायद ये वास्तव में तुम्हारा पहला मौका है वेश्यालय में। लेडी जू को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही पुरुष और महिला के मामले में अनुभवी हूँ। जिया हाओ ने सोफे पर बैठते हुए हल्के से मुस्कुराया। लेकिन लेडी जू ने मुझे आमंत्रित किया, क्या ये बहुत अचानक नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है, लेडी जू धूल से अछूते फूल की तरह रही है। युवा मास्टर जिया सही कह रहे हैं। हालांकि आपके शब्दों ने मुझमें कुछ बदल दिया है। जू चेनलान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपकी बदौलत मुझे वास्तव में अपने भाग्य का सामना करने का साहस मिला है। जू चेनलान ने अपने जेड हेयरपिन को हटा दिया, जिससे उसके बाल झरने की तरह गिरने लगे। हालांकि इसका सामना करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे एक महिला होने का आनंद लेना चाहिए, है न? जिया हाओ ने अपने जबड़े खोलने को दबाने की पूरी कोशिश की। मिस जू, हम कुछ पल पहले तक सिर्फ अजनबी थे। मुझे लगता है कि इससे चीजें और भी बेहतर हो जाती हैं। दो अजनबी एक रात साथ बिताते हुए फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखते। वह पागल हो गई, वह पूरी तरह पागल हो गई। जिया हाओ ने अपने दिल में फैसला सुनाया। हालांकि वह जू चेनलान के दिल में नकारात्मक भावनाओं में कमी देखकर भी हैरान था। बेशक यंग मास्टर जिया मना कर सकते हैं, हालांकि क्या आप करेंगे? आखिरकार आप मेरे जीवन के पहले और आखिरी आदमी भी हो सकते हैं। जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई और जू चेनलान के पास गया, उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे अपनी ओर देखने के लिए कहा। मिस जू, मैं बहुत ही अधिकार जताने वाला आदमी हूँ। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेंगी तो आप मेरी औरत हो जाएंगी। मैं किसी और आदमी को आपको छूने नहीं दूंगा। तो क्या आप सिर्फ मेरी ही बनना चाहती हैं? जू चेनलान ने जिया हाओ की आंखों में देखा, उसे चापलूसी या झूठ का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में होने के कारण चापलूसी और ग्लैमर उसके रोजमर्रा के दोस्तों की तरह है। यहाँ होने के कारण वह पहले से ही इनकी आदी हो चुकी थी। हालांकि जिया हाओ के शब्द वे अलग लगे। पहली बार उसने एक ईमानदार घोषणा सुनी, जिसने उसके दिल की धड़कन को पहले कभी नहीं की तरह तेज कर दिया। मैं पहले से ही अपनी बुद्धि के अंत पर हूँ। हे, चूंकि मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं उसे दिखा सकता हूँ कि वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। जू चेनलान ने जिया हाओ की आंखों में देखा और मुस्कुराया। बहुत अच्छा मेरे स्वामी, मैं आपकी रहूंगी जब तक कि मृत्यु हमें अलग न कर दे। जिया हाओ आश्चर्यचकित थी क्योंकि जू चेनलान आगे झुकी, उसके होंठों को जोश से उसके होंठों से मिलाया। अपना समय बर्बाद किए बिना जिया हाओ ने उसकी कमर पकड़ी, धीरे धीरे उसे बिस्तर की ओर ले गया। एक ही झटके में उसने उसकी पीठ पर फीते के धागे खींच दिए, जिससे कपड़ा आसानी से नीचे गिर गया। काले रंग का डूडू एक था लाल फूलों से सजी, बेली बैंड का रंग निश्चित जुनून और खुशी का मिश्रण था। जैसे ही उनके होंठ अलग हुए, जू चेनलान ने जिया हाओ को अत्यंत स्नेह से देखा, मानो उस पल उसके दिल में प्यार खिल गया हो। क्या ये प्यार सच्चा है, या ये सूर्यास्त से पहले सूरज की आखिरी चमक की तरह है? जू चेनलान ने जिया हाओ के कपड़े पकड़े और उन्हें धीरे से उतार दिया। उसके काम में कोमलता जिया हाओ के लिए और भी उत्तेजक थी। क्या ये फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में होने का नतीजा है? वह बस, यंग लॉर्ड, क्या आप बस वहीं खड़े रहने वाले हैं, या आप चाहते हैं कि मैं पूरी रात आपके शरीर की प्रशंसा करूं? जू चेनलान की आवाज ने जिया हाओ को जगा दिया, जिससे वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। चिंता मत करो, जैसे तुम मेरे शरीर की प्रशंसा करते हो, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। आह, जू चेनलान ने महसूस किया कि जिया हाओ की बांह उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई है और उसे अपनी बाहों में खींच रही है। उसके होंठ उत्सुकता से उसकी कोमल गर्दन पर घूम रहे थे, धीरे धीरे उसकी पिंडलियों के नीचे से होते हुए उसकी दरार में घुस रहे थे। उसका दूसरा हाथ उसकी बाहों को छू रहा था और धीरे धीरे उसके स्तनों को रगड़ रहा था, जिससे जू चेनलान के शरीर में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। जब उसने अपनी गर्दन पर एक कोमल चुभन महसूस की, तो उसका आनंद धीरे धीरे बढ़ गया, जिससे उसका शरीर हिल गया। उंगग, क्या तुम मेरी गर्दन काट रहे हो? जू चेनलान ने मुंह बनाया। तुम्हें लव बाइट्स के बारे में नहीं पता। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि तुम कुंवारी हो, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी कई साथी बहनों के लव बाइट्स देखे होंगे। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती थी, लेकिन अनुभव एक और मामला है। जू चेनलान मुस्कुराई जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे धीरे धीरे बिस्तर पर धकेल रही है। जब वे बिस्तर पर गिरे तो उनकी सांसें आपस में मिल गईं, एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे।
जू चेनलान की उंगलियां जिया हाओ के पेट पर ऐसे चल रही थी मानो वह उसके मर्दाना शरीर को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। जिया हाओ के हाथ कुशल थे क्योंकि उसने तेजी से उसके शरीर को छुपाने वाले बचे हुए टुकड़ों को हटा दिया, जिससे गुलाबी नाक वाले सफेद जेड खरगोशों की जोड़ी सामने आ गई। उन्नग, ये बहुत अच्छा लग रहा है। नंग, जू चेनलान ने मीठी आवाज में कराहते हुए महसूस किया कि जिया हाओ एक स्तन को रगड़ रहा है और दूसरे को अपनी जीभ से छेड़ रहा है। कोमल झटके, रोल और चुपके उसके पूरे शरीर में आनंद की बाढ़ की तरह थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दबे हुए पैर खुल गए हैं क्योंकि जिया हाओ की उंगलियां उसके शरीर पर नीचे और नीचे चली गईं, धीरे धीरे उसके निचले हिस्से तक पहुंच गईं। आज रात मुझे तुम्हें आनंद देने दो, मेरी प्यारी।